वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 171 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम RO टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 171 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी नेपाली चित्रकला का एक अनुपम उदाहरण है और इस सुप्रसिद्ध चित्र का संबंध भारतीय मूल की किशनगढ़ शैली से है। कौन सा सही है? बणी ठणी। बणी ठणी एक राजस्थानी शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सजी धजी। तो ये भारतीय चित्रकला का नहीं बल्कि नेपाली चित्रकला का नहीं बल्कि भारतीय चित्रकला का अनुपम उदाहरण है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और इस सुप्रसिद्ध चित्र का संबंध भारतीय मूल की किशनगढ़ शैली से है। तो दूसरा वाला सही है केवल यहाँ पर। तो बी है इसका आंसर। तो बणी ठणी राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सजी धजी। सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी भारतीय चित्रकला का अनुपम उदाहरण है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है और इसकी रचना की थी निहाल चंद ने। और इसको जो है राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है बणी ठणी को। और यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के काल को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं RO की। देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो फारूक बेग, दौलत मनोहर बिसनदास, मंसूर और अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था और जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। जहांगीर के काल को या समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कलमकारी चित्रकला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला है। इसे सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाया जाता है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं, इनमें से कोई नहीं, या गुफाओं के शैल चित्र? भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा चित्र शैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए है इसका आंसर। ये प्रश्न है करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया था। आपको बताना है कि ये जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? यह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को और गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया था। इन दो को। एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है वरुण, भारत और किस देश की नौसेना के बीच है ये? वरुण है भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, युद्धाभ्यास है। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं 1993 से 1993 से इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को कर रही हैं। तो नेवल एक्सरसाइज है एक तरह से ये। नंबर 7 पर आ जाइए। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मई में ये मनाया जाता है। हाल ही में 22 मई 2023 को मनाया गया है। हर साल जो है 22 मई को मनाया जाता है। सी है इसका आंसर।
देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम, हर साल एक थीम होती है, 23 के लिए जो इसकी थीम है वो क्या है? समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। ठीक है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बुल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये प्रश्न है हिस्ट्री का। सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन है यहाँ पर। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1908 में उन्हें अंग्रेजों ने केसर हिंद के सम्मान से या उपाधि से नवाजा था। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ भारतीय पूछ रहा है, प्रथम भारतीय महिला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की बिल्कुल इन्होंने अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला थी, लेकिन वो 1925 में हुआ था, 1925, ना कि 17 में। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी 1908 में उन्हें अंग्रेजों ने केसर हिंद के सम्मान या उपाधि से नवाजा था। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसी उपाधि से गांधी जी को भी सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इन दोनों ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधि जो है वापस कर दी थी। तो यहाँ करेक्ट होगा दूसरा वाला स्टेटमेंट, इनकरेक्ट होगा पहला वाला। करेक्ट अपने को बताना है, तो बी है इसका आंसर। तो सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला और पहली महिला। एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। वर्ष 1908 में सरोजनी नायडू को अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद के सम्मान से नवाजा गया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उन्होंने इस सम्मान को वापस कर दिया। इसी से रिलेट करती कुछ एडिशनल चीज़ें, जैसे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला एनी बेसेंट ने की थी। अब करते हैं गांधी जी की बात। देखिए, बोअर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को वर्ष 1915 में केसर हिंद पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान उन्हें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ने बोअर युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले भारतीय चिकित्सा दल का संचालन करने के लिए जो है महात्मा गांधी को सम्मानित किया था इस केसर हिंद की उपाधि से। और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के जवाब में अपना केसर हिंद पुरस्कार लौटा दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के जवाब में नाइटहुड की उपाधि या पुरस्कार वापस कर दिया। और ऐसे ही सरोजिनी नायडू ने भी वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन को देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह मिशन भारत को वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उसके निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? 368 आर्टिकल है और यह अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। भारतीय संविधान प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शंकर देव का संबंध किससे? आगरा से, जौनपुर से, इम्फाल से, असम से। शंकर देव जो कि एक वैष्णव भक्त थे, उनका संबंध है असम से। डी है इसका आंसर। तो शंकर देव असम और कामरूप के एकेश्वरवादी संत थे। वे विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। शंकर के उपदेशों को भगवती कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थी। उनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं शंकर देव के ऊपर। प्रश्न पूछने का तरीका पहले कुछ और था, इस बार कुछ और। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, अनुच्छेद 15 इनमें से किसके भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है? धर्म व मूलवंश, जन्मस्थान व जाति, केवल जन्मस्थान व धर्म, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति
व जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। आप किसी के धर्म, मूल वंश, जाति, उसका जेंडर, उसका जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिषेध राज्य के विरुद्ध और गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। नंबर 13 पर अजीय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कौन सा इसमें सही होगा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय पेरिस में नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई। केवल दूसरा वाला करेक्ट है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा नीति, बौद्धिक संपदा सेवाओं नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्वयं वित्त पोषित एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो केवल दूसरा वाला करेक्ट है। ये बांध हैं, उनके सामने नदियां, कौन किस बांध से बना है और सुमेलित है? देखिए, श्रीशैलम बांध, हीराकुंड बांध, बगलिहार बांध या परियोजना। बगलिहार बांध या परियोजना चेनाब नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, श्रीशैलम कावेरी नदी पर। श्रीशैलम कावेरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है। तो जहां जहां एक है उसको एलिमिनेट कर दो, आंसर निकल गया पूरा 2 और 3। हीराकुंड महानदी पर, बगलिहार परियोजना चेनाब पर। देखिए, सही मिलान कुछ इस प्रकार होगा। बगलिहार परियोजना चेनाब पर, हीराकुंड महानदी पर, श्रीशैलम कृष्णा पर। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर में शामिल कौन कौन है इसमें? तृतीय क्षेत्रक में आता है संचार, परिवहन, बैंकिंग, मत्स्य की तो प्राथमिक क्षेत्रक है। तो थर्ड को हटा दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो तृतीय क्षेत्र में आता है ट्रेड यानी व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि सेवाएं आती हैं। इनको याद रखिएगा। और मत्स्य की हो गई प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, यह ज्ञात होता है भीतरी स्तंभ लेख या अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हूणों का पहला जो भारतीय आक्रमण है वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। वे कौन? हूण। रजत सिक्के यानी सिल्वर कॉइन जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक पूछ रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी। तो रजत सिक्के यानी सिल्वर कॉइन्स जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे, जिन शासकों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। और सोने को दिनार। नंबर 18 पर आ जाइए। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? व्याख्या किसने दी थी? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? ये व्याख्या दी थी आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति है आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सबसे पहले यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है, साक्ष्य, पहला साक्ष्य, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से या एरण से? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एरण से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोगराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सातवाहन काल की, मौर्य काल की,
मुगल काल की या गुप्त काल की? नगरों का क्रमिक पतन, ये गुप्त काल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, जिस गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा, उस गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के माहौल में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हुएनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। तो 20 प्रश्न थे, अधिकतर हिस्ट्री के प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सवाल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।